जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ तंदुरुस्त और अपनी परीक्षा की पूरी तैयारी लगन से कर रहे होंगे। दोस्त, अब एग्जाम के अंदर आपके चंद ही टाइम बाकी हैं। तो आज का ये जो महत्वपूर्ण सेशन जो हिंदी का रहने वाला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट मैराथन क्लास है। इस क्लास के अंदर हम 160 के लगभग प्रश्नों को रखे हैं हम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और चुनिंदा प्रश्न है। अगर इन प्रश्नों का विस्तृत डिस्कशन आप देख लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इस वीडियो से हूबहू प्रश्न आपके 17 और 18 फरवरी की परीक्षा में रिपीट होंगे। इस बात की गारंटी कितनी है ये तो आप एग्जाम के अंदर जब बैठेंगे तब पता चलेगा। बाकी मैं पुनः विश्वास आपको दिला दूं कि अगर इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लिए तो ये मेरी 1001% गारंटी है दोस्त आपको कि कम से कम आपके 37 प्रश्नों में से 32 प्रश्न या 33 प्रश्न तो हूबहू छपे हुए मिलेंगे, क्योंकि ये उस प्रकार के नोट्स हैं जिसके बदौलत मैंने खुद बहुत सारी परीक्षाओं को क्रैक किया और आज मैं उसी को आपके सामने लेकर हाजिर हूं। मैंने भी दोस्त उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा दी थी और मेरा भी मार्क्स 128 प्रश्न सही था पिछली बार जब 2018 के अंदर ये भर्ती आई थी उत्तर प्रदेश पुलिस की। तो बहुत अच्छा स्कोर रहा था, 256 मार्क्स 300 के अंदर। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं ये वही नोट्स था और उसी नोट्स में थोड़ा सा संशोधन करके हम इस बार नए सीरीज के साथ आपके साथ जुड़े हैं। तो निश्चित रूप से इसको आप हल्के में लेने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो हिंदी की जो कमजोरी है वो निश्चित रूप से जड़ से समाप्त हो जाने वाली है। दूसरी बात, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करेंगे। तो आइए आज के इस मैराथन क्लास को शुरुआत करते हैं। एक एक क्वेश्चन, हर प्रश्न का मैं डिस्कशन भी आपके साथ करूंगा। एकदम ध्यान से दोस्त, क्योंकि विद्यार्थी का जो मुख्य लक्षण होता है कागचेष्टा बको ध्यानम, बकुला के जैसे ध्यान लगा करके एकदम अगर ध्यान से इस सेशन को देख लिए, क्योंकि बहुत टाइम मैं नहीं लेने वाला हूं, तो निश्चित रूप से आप प्रश्न जब परीक्षा के अंदर हल कर रहे होंगे तो वो आनंद मिलेगा जिसकी कोई कल्पना नहीं हो सकती है। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे होगा, इसका डिटेल डिस्कशन भी हमने किया है। ठीक है, अगर एक बार ये वीडियो देखने में ना समझ में आए तो 2-3 बार देख लीजिएगा, क्योंकि 32 प्रश्न हिंदी के अगर सही हो गए तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। चलिए, पहला प्रश्न है, किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था? तो याद रखिएगा, हिंदी भाषा को भारतीय संविधान के अंदर शामिल कर लिया गया और हिंदी दिवस मनाने की परंपरा भी उसी तिथि से शुरू हुई और यह तारीख थी 14 सितंबर 1949। उत्तर कौन सा हो जाएगा दोस्त? विकल्प नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहां हुआ? तो देवनागरी लिपि का प्रयोग कहां हुआ दोस्त? जय भट्ट के शिलालेख में। किस शिलालेख में? जय भट्ट के शिलालेख में। हर प्रश्न का उत्तर उसके नीचे लिखा भी है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। करें, वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो वर्तमान हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। सवाल का राइट जवाब होगा विकल्प नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करें, ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? तो आपके प्रश्न का राइट जवाब होगा देवनागरी लिपि, विकल्प नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। करें, अवधी बोली किस अपभ्रंश भाषा से निकली हुई है? तो अवधी बोली दोस्त निकली हुई है अर्धमागधी से। किससे निकली हुई है? अर्धमागधी से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। साथ ही साथ दोस्त, इसका अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं आप तो ध्येय एकेडमी देवरिया टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च कर लीजिएगा, कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि पश्चिमी हिंदी बोली की कितनी बोलियां हैं? तो इसकी बोलियां हैं दोस्त 5। टोटल पश्चिमी हिंदी के अंदर 5 बोलियों को शामिल किया गया है। दोस्त केवल घटना है, ये मान लेना है कि परीक्षा के अंदर हूबहू प्रश्न यहीं से छपने वाले हैं, तो मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। कुछ विस्तृत डिस्कशन आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा फॉर्मेट के रूप में, तो उसको भी आप पढ़ते चलेंगे। लेकिन मेन है कि आप इन 150 प्रश्नों को कंठस्थ कर लें, जिसका मैंने गारंटी दिया कि भाई 32 प्रश्न इस वीडियो से आएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश भाषा से हुआ है? तो ब्रज भाषा का विकास दोस्त हुआ है सौरसेनी से। किससे हुआ है? सौरसेनी से। और अगर पूछा जाए कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो वो भी हुई है सौरसेनी अपभ्रंश से। ठीक है ना। विकल्प में 2 ऑप्शन देता है कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो पहले देता है अपभ्रंश। अगर केवल विकल्प में अपभ्रंश है तो आप उस पर टिक कर देंगे,
और अगर रंस ना देकर के सौर सैनी दिया तो सौर सैनी पर टिक करेंगे, और अगर दोनों ही विकल्प दे दिए तो आप सौर सैनी पर ही टिक करेंगे, क्योंकि लेटेस्ट सबसे नवीनतम उत्पत्ति मानी जाती है हिंदी की सौर सैनी से ही मानी जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रामचरितमानस की भाषा किस भाषा में लिखी हुई है? तो रामचरितमानस आप जानते हैं तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है, और यह जो लिखा गया है अवधी भाषा में लिखा गया। किस भाषा में लिखा गया दोस्त? अवधी भाषा में। विकल्प नंबर बी प्रश्न का राइट जवाब होने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? तो हरदोई में बोली जाती है। कन्नौजी बोली कहां बोली जाती है दोस्त? हरदोई में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? तो बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली के अंदर अवधी बोली बोली जाती है। कौन सी बोली है? अवधी बोली याद रखेंगे, विकल्प नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय की कार्यवाही में प्रयुक्त भाषा के संबंध में उल्लेख है? तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की कार्यवाही में प्रयुक्त भाषा के संबंध में उल्लेख है अनुच्छेद 348। अनुच्छेद 348 विकल्प नंबर डी, बिल्कुल याद रखेंगे अपने दिमाग के अंदर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अच्छा, यह सवाल भी एग्जाम के अंदर कई बार पूछा जाता है कि हिंदी भारत की राजभाषा है, ऐसा वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो हिंदी भारत की राजभाषा है, ऐसा वर्णन संविधान के अनुच्छेद 343 में किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला सवाल क्या कर रहा है? कह रहे पहला विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ? तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन दोस्त हुआ है वर्ष 1975 ईस्वी के अंदर। वर्ष 1975 ईस्वी के अंदर पहला विश्व हिंदी सम्मेलन संपन्न हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में सरकार के उन कर्तव्यों और दायित्वों का उल्लेख है जिनका पालन हिंदी के प्रचार और विकास के लिए किया जाता है? तो हिंदी के प्रचार और उसका विकास करना भारत सरकार का कर्तव्य होगा, ऐसा वर्णन जो है अनुच्छेद 351 में दिया गया है। किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 351 में सरकार को हिंदी के प्रचार और प्रकाश की जिम्मेदारी दी गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है दोस्त 10 जनवरी को। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो वह है 14 सितंबर, और अगर विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कह रहे ओष्ठ व्यंजन, ओष्ठ के साथ स्पर्श व्यंजन हो, अल्प प्राण हो, अघोष व्यंजन कौन सा है? तो याद रखिएगा ओष्ठ व्यंजन जो है ना, ओष्ठ व्यंजन की अगर हम बात करें तो सबसे आखिरी जो वर्ग होता है प वर्ग। प वर्ग के अंदर आने वाले सभी व्यंजन, प वर्ग के अंदर आने वाले सभी व्यंजन ओष्ठ होते हैं। कितने होते हैं? प वर्ग के अंदर आने वाले सभी व्यंजन ओष्ठ होते हैं। तो प वर्ग के अंदर अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर ए, विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर ए में लिखा है प और विकल्प नंबर डी में लिखा है फ। दो ऑप्शन बी और सी रिजेक्ट हो गए। अब आगे कह रहा है कि स्पर्श व्यंजन और अल्प प्राण। तो स्पर्श व्यंजन दोस्त पांचों वर्गों के अंदर आने वाले सभी व्यंजन स्पर्श व्यंजन ही होते हैं, तो ये सभी स्पर्श हैं। तो यहां से भी हम क्लियर नहीं बता सकते हैं ए होगा कि डी होगा। अब आगे कह रहे हैं अल्प प्राण। अल्प प्राण होता है दोस्त किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। तो प जो है अपने वर्ग का प्रथम वर्ण है, और इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये तीनों शर्तों को पूरा करता है, चारों शर्तों को। ये ओष्ठ भी है, स्पर्श व्यंजन भी है, अल्पप्राण भी है और अघोष भी है। विकल्प नंबर ए प्रश्न का राइट जवाब होगा। कह रहे ल और स का उच्चारण स्थान क्या है? ल और स का उच्चारण स्थान, अगर उच्चारण करेंगे, जब भी उच्चारण स्थान से संबंधित प्रश्न आएगा तो आप उच्चारण करके देख लीजिएगा, आपकी जिह्वा जिस हिस्से पे टकराएगी वही उसका उच्चारण स्थान है। जैसे ल और स बोलेंगे तो दांत वाले हिस्से पे आके जीभ टकराएगी, और इसलिए इसका उच्चारण स्थान दंत माना गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। छ किन दो वर्णों से मिलकर बना है? तो छ दो मिला है क और स से। क और मूर्धन्य स से। क और मूर्धन्य स से मिलकर बना है छतरी वाला छ। ठीक है, और इसीलिए इस छ को क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो संयुक्त व्यंजन की संख्या दोस्त 4 होती है। छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये 4 जो है ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है सभी स्पर्श व्यंजन कौन से विकल्प में है? तो अभी हमने कहा कि 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इन पांचों वर्गों के अंदर आने वाले सभी व्यंजन स्पर्श व्यंजन होते हैं, और इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर ए प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। र का विवरण है, तो र के बारे में हमसे पूछा है। तो र का जो विवरण है, र पहले वत्सर्य व्यंजन है। वत्सर्य व्यंजन हम उसको कहते हैं कि जिसके उच्चारण में कंठ और उष्ठ का सहारा लेना पड़े। र कंठ से भी थोड़ी सी आवाज आ रही है ना,
तो इसलिए हम इसको वत्सर्य व्यंजन बोलते हैं। लुंठित भी है, सघोष भी है और अल्पप्राण भी है। तो र के बारे में ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीवीआई क्वेश्चन आप इसको दिमाग में रख सकते हैं, याद करके जरूर जाएंगे। र जो है वत्सर्य के साथ साथ लुंठित भी है, सघोष भी है और अल्पप्राण भी है। दोबारा से रिपीट कर दे रहा है, र जो है वत्सर्य, लुंठित, सघोष और अल्पप्राण चारों है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो और द के उच्चारण स्थान के आधार पर क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा तो वर्ग के अंदर आने वाली जितनी भी हैं, तो वर्ग के अंदर आने वाली जितनी भी हैं, तो याद रखिएगा हमेशा और हमेशा वो उनका उच्चारण स्थान दंत्य होगा, है ना। जैसे त, थ, द, ध, न, है ना। तो इन पांचों व्यंजन में अगर किसी व्यंजन का उच्चारण स्थान पूछे तो याद रखिएगा उनका उच्चारण स्थान क्या होगा, दंत्य होगा। विकल्प नंबर ए प्रश्न का राइट जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अघोष वर्ण क्या होता है, तो किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, इस हिसाब से क्या होगा, विकल्प नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दीर्घ स्वर कौन सा है, तो दीर्घ स्वर आप जानते होंगे, दीर्घ स्वर की जो उत्पत्ति अगर हम माने ना तो समान स्वरों से मिलकर बनी है। सजातीय स्वरों से जिन स्वरों की उत्पत्ति होती है उससे हम आपस में उसे ही हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर यहाँ पे हो जाएगा दोस्त आ, क्या हो जाएगा, आ, दीर्घ स्वर हो जाएगा आ। इसमें देखिए तीन चीजें आती हैं। अगर आपसे पूछेगा कि मूल स्वर कौन से हैं, तो मूल स्वरों की संख्या दोस्त 4 होती है। कौन कौन, अ, छोटी वाली ई, छोटा वाला उ और रेसी वाली री, ये जो है मूल स्वर है ना। या इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं या इन्हें हस्व स्वर भी कहते हैं। तो मूल पूछे या हस्व पूछे या एक मात्रिक पूछे तो इनकी संख्या 4 होती है, अ, ई, उ, री। बाकी अगर हम बात करें तो इन्हीं से जो मिलकर बना है, जैसे अ और अ से मिलकर है आ बन गया है, उ और उ से मिलकर बड़ा उ बन गया है, छोटी मिलकर बड़ी ई बन गई है। तो सजातीय स्वरों से मिलकर बना है वो, उसे हम कहते हैं दीर्घ स्वर। और एक और आ जाता है जिसे हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं, और इनकी संख्या भी दोस्त 4 होती है, ए, ऐ, ओ, औ, है ना। ये संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं। चलिए, तो अभी हमारे प्रश्न का राइट जवाब होगा विकल्प नंबर सी। कह रहे तालव्य व्यंजन कौन सा है, तो तालव्य व्यंजन याद रखिएगा च वर्ग के अंदर आने वाले सभी व्यंजन तालव्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। च वर्ग में कौन आता है, तो च, छ, ज, झ, इया। याद रखिएगा च वर्ग के अंदर आने वाले सभी व्यंजन तालव्य होते हैं। इस हिसाब से विकल्प नंबर डी प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन कह रहे हैं ओष्ठ अल्पप्राण घोष व्यंजन का उदाहरण। देखिए घोष जहां कहेगा उसका मतलब आप सघोष समझेंगे, और विकल्प नंबर बी प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होगा। हर प्रश्न का उत्तर हम दोस्त डायरेक्टली लिख दिए हैं ताकि आप पीडीएफ के माध्यम से भी इन सवालों को आराम से याद कर पाए इस वीडियो को समाप्त करने के बाद से। बाकी इसके फैक्ट्स जो हैं वो तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं आपके साथ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कंठ अल्पप्राण व्यंजन वर्ग का उदाहरण है, तो कंठ और अल्पप्राण, कंठ में याद रखिएगा क वर्ग के अंदर आने वाले सभी व्यंजन, क, ख, ग, घ, अंग, क वर्ग के अंदर आने वाले सभी व्यंजन कंठ उनका उच्चारण स्थान होता है, इसलिए उन्हें हम कंठ वर्ण कहते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें तो केवल विकल्प नंबर ए में दिया है ग। ग जो है वो क वर्ग के अंदर आता है और ये कंठ है। कंठ के साथ अल्पप्राण इसलिए है क्योंकि किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, तीसरे नंबर पे आता है अल्पप्राण होगा, इसलिए अल्पप्राण भी होगा। ठीक है, तो इसका उदाहरण विकल्प नंबर ए होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंठ तालव्य दीर्घ स्वर, तो कंठ तालव्य दीर्घ स्वर की अगर हम बात करें तो ए होगा, ए होगा। कंठ और तालु दोनों से मिलकर बना हो उसे हम कहते हैं कंठ तालव्य, और साथ ही साथ दीर्घ स्वर भी हो। तो कंठ तालव्य अगर हम बात करें तो कंठ में अब देखिए ए जो है वो 2 स्वरों से मिलकर बना है, 2 मूल स्वरों से ए का निर्माण हुआ है। कौन कौन से, एक हम बात करेंगे अ और एक है ई। अ धन ई बराबर दोष होता है ए। अब अ का उच्चारण स्थान देखेंगे तो कंठ है और ई का उच्चारण स्थान देखेंगे तो तालु है। तो अ और ई से मिलकर बना है ए, इसलिए हम कह सकते हैं इसका उच्चारण स्थान कंठ तालु होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तालव्य महाप्राण अघोष व्यंजन का उदाहरण है, तो तालव्य अभी हमने कहा कि च वर्ग के अंदर आने वाले सभी तालव्य होते हैं। महाप्राण कौन होता है कि किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। और सघोष और अघोष के बारे में बात करें, अघोष होता है किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा, और सघोष होता है किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। तो आप खुद डिसाइड करिए, तालव्य महाप्राण और अघोष बोला है तो तालव्य होता है च वर्ग के अंदर आने वाले सभी व्यंजन, और इस हिसाब से केवल विकल्प नंबर बी में यहां दिखाई दे रहा है। डी भी है लेकिन ये महाप्राण नहीं है। महाप्राण इसलिए नहीं, सॉरी ये अघोष नहीं है, झ जो है वो अघोष नहीं है क्योंकि अघोष होता है पहला और दूसरा, इसलिए च के बाद से छ और छ अघोष है। तो छ जो है ये तालव्य के साथ साथ अघोष भी है और महाप्राण भी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
कंठ महाप्राण घोष व्यंजन का उदाहरण है, तो कंठ महाप्राण घोष है ह, विकल्प नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वत्स, यहां पर थोड़ी सी गलती हुई है, वत्सल्य है ना, वत्स लिखा है, ये प्रश्न दोस्त थोड़ा सा मिस्टेक है ना। चलिए कोई बात नहीं, इसको आप मैनेज करेंगे, वत्स से नहीं होगा इसमें, क्योंकि उस हिसाब से इसके चारों ही विकल्प जो है अलग अलग दिए हैं, गलत दिया गया है, तो ये प्रश्न हम मान लेंगे कि गलत। ठीक है, ये प्रश्न हो सकता है गलत हो गया, मिस्टेक हो गया होगा टाइपिंग में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दुरात्मा, दुरात्मा में जो है कौन सा उपसर्ग है, तो दुर उपसर्ग है। दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है दोस्त, दुरात्मा में है दुर उपसर्ग। क्या होते हैं, किसी भी शब्द की शुरुआत में लगे होते हैं, यहाँ पे दुरात्मा होना चाहिए, दुरात्मा है ना। इसका अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा दुर्धन आत्मा। तो किसी शब्द की शुरुआत में अगर जो शब्द लगे जाए, शुरुआत में जो शब्द लग जाए तो वही उपसर्ग होते हैं, लास्ट में जो लगे वो प्रत्यय होते हैं। तो शुरुआत में लग के अर्थ का परिवर्तन करें तो उपसर्ग होंगे, लास्ट में लगेगा तो प्रत्यय होता है, तो दुर उपसर्ग होगा। करें अधिकार में कौन सा उपसर्ग है, तो अधिकार में अधि उपसर्ग है। अधिकार में कौन सा उपसर्ग है, अधिकार में अधि उपसर्ग है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रसोईया में कौन सा प्रत्यय है, लास्ट में लग करके, तो रसोई मूल शब्द है। देखिए मूल शब्द बस प्रत्यय उपसर्ग पहचानने का सबसे आसान तरीका है, जैसे आप मूल शब्द को हटा लेंगे ना तो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों अलग हो जाते हैं, क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय के अंदर जो शब्द आते हैं, जो वर्ण आते हैं, उनका कोई वास्तविक अर्थ नहीं होता है, मूल शब्द का ही कोई अर्थ। जैसे रसोईया में रसोई मूल शब्द है, अब बाकी जो बचेगा वो प्रत्यय है। तो रसोईया, तो या जो है, या जो है ये प्रत्यय होगा, तो विकल्प नंबर बी प्रश्न का राइट जवाब होगा। औपचारिक, तो औपचारिक में प्रत्यय अब देखेंगे, औपचार, औपचार जो है मूल शब्द है, तो लास्ट में क्या बचा, इक, तो इक प्रत्यय हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। टिकाऊ, अब टीका शब्द आपने सुना होगा, तो आऊ जो है वो प्रत्यय है, लास्ट में जुड़ा है, आऊ होगा। कह रहा है स्वाभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग होता है, अभी हमने कहा कि शब्द की शुरुआत में, तो स्वाभिमान, स्व धन अभिमान, दो शब्दों से भी करना है, स्व धन अभिमान। अभिमान मूल शब्द है और स्व जो है ये उसका उपसर्ग है, तो स्व विकल्प नंबर बी प्रश्न का राइट जवाब होगा। कह रहे गायक में कौन सा उपसर्ग है, तो गायक में दोस्तों उपसर्ग हो जाएगा गाय, मुख्य शब्द आप देखेंगे मूल शब्द है ना, और अक जो है प्रत्यय हो जाएगा, तो गायक में अगर देखेंगे तो अक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं दोस्त, बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा है, तो याद रखिएगा संज्ञा के बारे में अगर हम बात करें तो कोई ऐसी चीज जिसको हम छू नहीं सकते हैं, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, जिसका केवल अनुभव किया जा सकता है, उसी को हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। तो बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है दोस्त बुढ़ापा। ठीक है, विकल्प नंबर बी प्रश्न का राइट जवाब होगा। करें सेना, दल, सभा और कक्ष आदि शब्द कौन सी संज्ञा है, तो जो भी चीज ग्रुप में रहता है ना, समूह में जो चीज रहेगा वो हमेशा और हमेशा याद रखिएगा समूहवाचक संज्ञा होगा। सेना के अंदर देखेंगे तो ऐसा नहीं कि एक सैनिक होगा, सेना हम कहते हैं इसका मतलब हजारों की संख्या में सैनिक है, एक से ज्यादा सैनिक है तो उसको हम सेना नाम देते हैं। दल के अंदर भी कोई राजनीतिक पार्टी है तो उसके अंदर ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति है, बहुत सारे लोग हैं। सभा जब होती है तो ऐसा नहीं उसमें एक व्यक्ति बैठ करके सभा कर रहा होता है, बहुत सारे लोग होते हैं। और इसी तरीके से क्लास के अंदर भी, तो जहां भी एक से ज्यादा लोग आपको दिखेंगे ना, जिस नाम से पढ़ करके आपको लगे कि सर इसमें एक से ज्यादा नाम आ रहा है, एक से ज्यादा लोग हो सकते हैं, तो जहां भी एक से ज्यादा लोग होंगे तो वहां बनेगा ग्रुप, वहां बनेगा समूह, और इसलिए वो होगा समूहवाचक संज्ञा। विकल्प नंबर सी प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होने वाला है दोस्त, विकल्प नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ग्रामीण का संज्ञा रूप क्या है, तो ग्रामीण का संज्ञा रूप है ग्राम। ग्राम का मतलब समझते हैं, ग्राम को हम लोग हिंदी में गांव भी कहते हैं। कह रहा है नदी संज्ञा का कौन सा भेद है, तो याद रखिएगा नदी जातिवाचक है। तब आप कहेंगे सर जातिवाचक कैसे, तो याद रखिएगा जैसे अभी हम गंगा नाम ले लें, तो गंगा नदी का एक नाम है, तो जब हम किसी का नाम लिए स्पष्ट रूप से कि गंगा नदी, तो गंगा जो है जैसे ही हम किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम लेते हैं तो वो व्यक्तिवाचक होता है। लेकिन अगर उसकी हम जाति, चूंकि गंगा नदी है, यमुना नदी है, कावेरी नदी है ना, ब्रह्मपुत्र नदी है, तो हमने इस तरीके से नदी का नाम लिया, गंगा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र है ना, नील, अमेजन। तो इस तरीके से अब जब नाम स्पेशली ले रहे हैं तो ये व्यक्तिवाचक है। लेकिन इन पांचों नामों को अगर एक शब्द में हम कहें तो कहेंगे नदी। तो जब अलग अलग नाम लेंगे, किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान का अलग अलग नाम जब लेते हैं हम लोग, तो उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक। और उसी को जब एक समूह के द्वारा हम लोग दिखा देते हैं कि भाई एक स्पेशल नाम और उसके अंदर पता ना कितने चीजों का आवरण आ जाता है, तो उसे हम जातिवाचक कहते हैं। अब जातिवाचक का एक छोटा सा ट्रिक हम आपको बता दे रहे हैं, याद रखिएगा। जातिवाचक संज्ञा का प्लूरल बन सकता है, जातिवाचक संज्ञा का बहुवचन बना सकते हैं।
व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो यह रामबाण ट्रिक है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का आप बहुवचन नहीं बना सकते हैं, जबकि जातिवाचक संज्ञा का बहुवचन बन सकता है। आप देखेंगे तो नदी का बहुवचन बना सकते हैं, नदियों। बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? बनाते हैं ना, आप किताबों के अंदर देखे भी होंगे, नदियों के नाम, पहाड़ों के नाम हम लोग पढ़ते हैं। तो जिसका भी बहुवचन बन जाएगा, याद रखिएगा, वो हमेशा और हमेशा किस में चला जाएगा? जातिवाचक में। और जिसका बहुवचन नहीं बनेगा वो व्यक्तिवाचक में रहेगा। तो विकल्प नंबर यहां पे हो जाएगा ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यमुना किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम हो तो वो हो जाएगा दोस्तों व्यक्तिवाचक। यहां पे हो जाएगा विकल्प नंबर डी, है ना। पशु चल रहे हैं, रेखांकित पद के बारे में बताना है कि पशु क्या है। तो याद रखिएगा, तभी आपको कहेंगे पशु का बहुवचन बनाइए, बता देंगे कि नहीं बता देंगे कि पशुओं, हम लोग पढ़ते भी होंगे कि पशुओं के अंदर ये बीमारी फैल रही है ना। तो हम लोग पशुओं शब्द का प्रयोग करते हैं। तो जहां भी हम बहुवचन बना सकते हैं वहां याद रखिएगा वह जातिवाचक के अंतर्गत आएगा। विकल्प नंबर डी प्रश्न का राइट जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? तो राज्यपाल के अंदर भी क्या होता है? ऐसा तो नहीं कि राज्यपाल पूरे भारत में एक होते हैं, राज्यपाल कई होते हैं। जो एक होगा वो भी व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाता है ना। तो अभी राज्यपाल की अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग होंगे राज्यपाल के अंदर, है ना। जितने राज्य हैं उस राज्य के उतने राज्यपाल बनेंगे। तो इस हिसाब से राज्यपालों को हम कह सकते हैं। अपने पढ़ा भी होगा संविधान के अंदर कि राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। पढ़ते हैं ना। तो राज्यपालों शब्द यूज होता है, जिसका बहुवचन बना लेंगे वो जातिवाचक के अंतर्गत जाएगा। विकल्प नंबर ए प्रश्न का राइट जवाब होगा। स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है वो सनक। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? सनक। ठीक है। फिर कह रहा है स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए, तो स्त्रीलिंग शब्द है दोस्त हरकत, है ना। इसका कुछ ट्रिक हम बता दे रहे हैं। आप जब भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग पहचानना होगा तो उसका वाक्य में प्रयोग कर लीजिएगा। अगर वाक्य में प्रयोग करने से आपको लगेगा कि हाँ भाई ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, तो अपने आप वहां से क्लियर हो जाएगा। तपस्वी का स्त्रीलिंग तपस्विनी होगा। तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होगा? तपस्विनी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। शिक्षक का बहुवचन क्या होगा? तो शिक्षक का बहुवचन दोस्त होता है शिक्षक गण। क्या होता है? शिक्षक गण होता है। शिक्षक का बहुवचन शिक्षक गण होता है। बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या है? तो बिल्ली शब्द का पुल्लिंग है बिलाव। क्या है? बिलाव। मामा का बहुवचन, तो मामा का बहुवचन दोस्त मामा ही होता है। मामा का बहुवचन क्या होता है? मामा का बहुवचन मामा होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। करें कौन सा शब्द वीरांगना का पुल्लिंग रूप है? वीरांगना का पुल्लिंग रूप आपको बताना है। तो वीरांगना होता है वीर का। वीर का स्त्रीलिंग होता है वीरांगना। तो कह रहे वीरांगना का पुल्लिंग रूप है, तो वीरांगना का पुल्लिंग रूप होगा वीर। क्या होगा? वीर। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा के बारे में बताया जिसका बहुवचन बन सके। मनुष्यों का आयु हम लोग कहते हैं कि मनुष्यों के अंदर ये दुर्व्यवहार आजकल फैलता चला जा रहा है, अवगुण भरते जा रहे हैं, है ना। तो मनुष्य जिसका भी बहुवचन बना लेंगे वो हो जाएगा जातिवाचक के अंतर्गत, और जिसका बहुवचन नहीं बन पाएगा वो व्यक्तिवाचक के अंदर होगा, और जिसको छुआ नहीं जा सकता है वो भाववाचक के अंतर्गत होगा। ठीक है, जिसको छुआ नहीं जा सकता है, जिसको देखा नहीं जा सकता है, जिसका केवल अनुभव किया जाए, उसे ही हम भाववाचक कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आप भला तो जग भला, इसमें रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? तो आप भला तो जग भला आप शब्द हो या स्वयं शब्द हो, जो शब्द अपने आप को खुद को दर्शाए, है ना, तो उसे हम कहते हैं दोस्त निजवाचक सर्वनाम, है ना। अब आप अगर हम बात करें, आप हो गया, हम आपको बता दे रहे हैं, आप, स्वयं, खुद, अपने आप, ये चार शब्द ऐसे हैं जो निजवाचक। जैसे हम कहें मैं अपना काम स्वयं कर लेता हूं, तो स्वयं शब्द जो है ना, यानी अपने आप को दर्शाने के लिए जब दोबारा हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो सब निजवाचक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलते विकल्प नंबर सी प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जो शब्द कौन सा सर्वनाम है? तो जो शब्द क्या होता है, अगर वाक्यों के अंदर हम प्रयोग करके देखें तो हम कहते हैं हम लोग कि वह लंबा वाला लड़का खड़ा है जो पढ़ने में बहुत अच्छा है। तो जो शब्द क्या होता है, वाक्यों को जोड़ने के लिए होता है। जो शब्द जो है वो हमेशा संबंधवाचक होता है। क्या होता है? संबंधवाचक। दो वाक्यों के संबंध को स्थापित करने के लिए हम लोग जो शब्द का प्रयोग करते हैं, इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। कौन कौन से? एक होता है तो आपका मान लीजिए उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है अन्य पुरुष। उत्तम में क्या होता है कि मैं और हम, मैं और हम, भाई हर व्यक्ति अपने आप को उत्तम समझता है, तो इस ट्रिक से याद रखेंगे मैं और हम उत्तम पुरुष में आएगा। मध्यम में होता है तुम और आप, माने आप अंग्रेजी के अंदर पढ़ेंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो वही है
मैं और हम, ये फर्स्ट पर्सन है यानी उत्तम पुरुष। सेकंड पर्सन यू यानी तुम और आप, सेकंड पर्सन यानी कि मध्यम पुरुष। और थर्ड पर्सन यानी कि अन्य पुरुष, जिसको हम कहते हैं वे, वह, या। ठीक है, ये होता है। तो यहां पर कह रहे पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो विकल्प नंबर क्या होगा, बी सही होगा, विकल्प नंबर बी। ठीक है, 3 होते हैं। कुछ किस प्रकार का सर्वनाम, जब भी कुछ शब्द का प्रयोग करते हैं तो इससे कुछ डेफिनेटली चीजें नहीं पता चलती है, अनिश्चितता के लिए, है ना, अनिश्चितता के लिए हम लोग प्रयोग कर रहे हैं जिसके बारे में कंप्लीट जानकारी नहीं है। तो कुछ शब्द हमेशा, कुछ शब्द से आप बता सकते हैं क्या कुछ का मतलब 10 होता है, या कुछ का मतलब 20 होता है, या कुछ का मतलब 1000 होता है, या कुछ का मतलब कुछ नहीं होता है। कुछ का मतलब हम एक एस्टिमेट, अंदाजा बताते हैं। तो जिसके बारे में हम कंप्लीट जानकारी ना दे पाते हैं उसके लिए हम कुछ शब्द का प्रयोग करते हैं, और इसलिए अनिश्चयवाचक के अंतर्गत आता है। तो कुछ जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो यहां पे भी होगा कोई, क्योंकि फिर क्लियर नहीं होगा। जहां भी क्लियरिटी नहीं होगी, जहां भी निश्चितता नहीं होगी, वहां होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए वही बात करें निश्चयवाचक के बारे में। तो जो हम कहते हैं यह, वह, तो यह वह जो हम लोग प्रयोग करते हैं ना, निश्चितता के लिए प्रयोग करते हैं कि यह आदमी बहुत अच्छा है, तो इसका मतलब उसके बारे में जानते हैं, वह आदमी बहुत अच्छा है, इसका मतलब उसके बारे में हम जानते हैं। तो यह और वह शब्दों का प्रयोग हम लोग निश्चितता के प्रकट करने के लिए करते हैं, इसलिए हम उसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं यहाँ पे। जबकि अनिश्चयवाचक में अगर हम बात करें तो कोई और कुछ जो है ये अनिश्चयवाचक होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सीरा अपना कपड़ा स्वयं धोती है, अभी हमने कहा स्वयं खुद अपने आप आएगा, तो ये निजवाचक होगा। क्या होगा दोस्त, निजवाचक, विकल्प नंबर ए। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। ठीक है, याद रखेंगे। गिलास में थोड़ा दूध है, क्लियर नहीं है। अब याद रखिएगा, जिस चीज का हम लोग मापन करते हैं, जिस चीज का हम लोग माप तौल करते हैं, और ऐसे पदार्थ की जब भी चर्चा होगी तो याद रखिएगा हमेशा और हमेशा तो किस में आएगा, परिमाणवाचक में आएगा। किस में आएगा, परिमाणवाचक में। किस में आएगा, परिमाणवाचक में। हाँ, परिमाणवाचक में वो हमेशा आएगा कि जिन, इसका परिभाषा आपने पढ़ा होगा कि जिन विशेषण शब्दों में किसी वस्तु की मात्रा अथवा माप तौल का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं बहुत, सब, कम, थोड़ा, कुछ, 2, 4, दर्जन, चौगुना, 3 गुना, बहुत सारा, 3.5 लीटर, 5.5 लीटर। तो यानी कि जिसका भी हम लोग माप तौल के टाइम यूज करते हैं ना, वो सब परिमाणवाचक में जाएगा। ये विशेषण के अंदर आ गए हम लोग। स्त्री शब्द का विशेषण क्या होगा, तो स्त्रैण होगा, स्त्रैण होगा। ठीक है, आगे दृश्य बहुत ही मनोरम था, तो दृश्य बहुत ही मनोरम था वाक्य में विशेषण की बात किया गया है। और इसमें रेखांकित क्या है, तो रेखांकित है दोस्त मनोरम। रेखांकित इसमें पूछ रहा है तो रेखांकित है मनोरम। तो याद रखिएगा, मनोरम का मतलब समझते हैं, मनोरम का मतलब सुंदर। और सुंदरता क्या दिखा रहा है, उसके गुण को बता रहा है। सुंदरता हो या खराबी हो, ये उसके रूप रंग को ही तो दर्शा रहा है, गुण को दर्शा रहा है। तो जो गुण को दर्शाएगा वो गुणवाचक के अंदर भी आएगा। विकल्प नंबर सी प्रश्न का राइट जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। संज्ञा से बनने वाला सही विशेषण, तो याद रखिएगा शक्ति जो है, शक्ति से बनता है शक्तिशाली, है ना। अगर आपको विशेषण पहचानना होगा जब भी ना, तो विशेषण की परिभाषा आपने पढ़ा होगा कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। अब अगर हमको मान लीजिए इसमें पहचानना है, अगर हमको इसमें पहचानना है, तो जैसे हम लोग अक्सर इस बात को यूज करते हैं, शक्तिशाली व्यक्ति, वह बहुत शक्तिशाली व्यक्ति था। तो शक्तिशाली के आगे हम लोग यूज कर रहे हैं व्यक्ति। और व्यक्ति क्या है, एक संज्ञा है, एक नाम है। भाई व्यक्ति क्या है, संज्ञा है। तो जो संज्ञा की विशेषता बताएगा वही तो विशेषण होगा, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएगा वही विशेषण होगा। तो हम वाक्यों के अंदर प्रयोग करके देख लेंगे, अगर वो संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं सर्वनाम की, तब तो वो विशेषण है, और नहीं बताया तो विशेषण नहीं है। जैसे हम लोग यूज करते हैं नॉर्मली शक्तिशाली व्यक्ति, हाँ सर व्यक्ति एक संज्ञा है और संज्ञा के पहले शक्तिशाली आया तो संज्ञा की विशेषता बताता है, उसे विशेषण कहते हैं, शक्तिशाली विशेषण हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मौसम आज कुछ सुहावना सा है, वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक है, तो याद रखिएगा सुहावना मौसम की विशेषता बता रहा है, कौन, सुहावना। तो जो शब्द किसी की विशेषता बताते हैं उसे ही तो विशेषण कहते हैं। कह रहे हैं योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। योग्यता क्या है, व्यक्ति का गुण है, गुण है तो गुणवाचक होगा। कितने प्रश्न करने हैं, कितने प्रश्न करने हैं, ठीक है, तो ये पूछ रहा है। तो अब ये बात है, ये बताइए आप हमसे, जब हम कहते हैं कितने प्रश्न करने हैं, तो जैसे हम आपसे कहें कि आप परीक्षा के अंदर कितने प्रश्न करके आए, आप कहेंगे गुरु जी 110 प्रश्न करके आया, हमने 120 प्रश्न करके आया, 130 करके आया। तो संख्या बता रहे हैं, तो संख्यावाचक, जो संख्या को दर्शाएगा वो संख्या वाचक के अंतर्गत जाता है। क्लियर होगी बात। संख्यावाचक में भी कई प्रकार होते हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है, बहुत सारे प्रकार हैं। लेकिन इतना याद रखिएगा कि जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होगा उसे ही हम लोग संख्यावाचक विशेषण कहते हैं।
आगे, दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे। अब दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे तो खिलौनों की एक संख्या होगी। भाई ढेर सारे खिलौने खरीदे, मैंने बहुत सारा खिलौना खरीद दिया, तो उसमें निश्चित रूप से हमारे कुछ गिनती के खिलौने आए होंगे, 10, 20, 50, 100, हम उसको गिन नहीं पा रहे हैं। बच्चे के मान लीजिए आप गए मेला के अंदर घूमने, छोटा बच्चा को ये लेकर आता है, खूब खुश होता है, कहता है खूब ढेर सारा सामान लेकर आए हैं, तो ढेर सारा, फिर उसको आके वो गिनता है। तो ढेर सारा जो है ना वो संख्या को ही दर्शाता है। ढेर सारा का मतलब किसको दर्शाता है? संख्या को। तो वो संख्यावाचक के अंदर ही जाएगा। लेकिन अब ढेर सारा से क्लियर नहीं हो पाएगा कि निश्चित है कि अनिश्चित है। क्योंकि ढेर सारा का मतलब ये नहीं होता है कि कोई व्यक्ति आपसे ढेर सारा कहा तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि 20 है या 30 है या 40 है। निश्चित नहीं है, इसलिए हम इसे कहेंगे अनिश्चित संख्यावाचक। विकल्प नंबर डी प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होगा दोस्त। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चौथा व्यक्ति, गलती थोड़ा सा लिखा है इसमें, कोई बात नहीं। चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार है, इस व्यक्ति में चौथा क्या है? तो चौथा क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, बहुत आसान है, तो स्पष्ट विकल्प से छट जाएगा, है ना। संख्या को दर्शा रहा है, संख्यावाचक होगा। यह कुत्ता मेरा है, इस वाक्य में विशेषण की पहचान करें। तो जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द विशेषण की बात करने लगे, जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का प्रयोग विशेषण के रूप में होने लगे, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण। तो यह कुत्ता मेरा है, तो कुत्ता की विशेषता बता रहा है। कुत्ता किसका है भाई? यह वाला जो कुत्ता है वो मेरा है, तो यह सार्वनामिक विशेषण। जब भी याद रखिएगा, एक चीज समझ लीजिए, कुत्ता शब्द संज्ञा हुआ, कुत्ता शब्द संज्ञा हुआ, और संज्ञा के पहले जो भी आएगा उसको हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अब चूंकि यह क्या है? सर्वनाम है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? सार्वनामिक विशेषण। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वह बहुत मधुर गाता है, में प्रविशेषण शब्द का चयन करें। तो सुनिएगा, मधुर गाता है, गाना क्रिया है, क्रिया की, अब देखिए मधुर क्या है? वह बहुत मधुर गाता है, तो मधुर क्या है? विशेषण है। जो विशेषण की विशेषता बताए, जो विशेषण की विशेषता बताए उसे हम कहते हैं प्रविशेषण। तो वह बहुत मधुर गाता है, मधुर उसकी विशेषता है, उसकी क्वालिटी है। अगर आपको विशेषण पहचानने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा होगा ना, तो याद रखिएगा, जो किसी के क्वालिटी को दर्शाएगा उसे हम विशेषण कहते हैं। क्या क्वालिटी है उसकी? भाई कैसा गाता है? तो बहुत मधुर गाता है, तो मधुर है, उसकी विशेषता बता रहा है, विशेषण है। अब विशेषण की जो विशेषता बताई उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो याद रखिएगा, विकल्प नंबर बी प्रश्न का राइट जवाब होने वाला है। ठीक है, जैसे हम कहें वह बहुत तेज दौड़ता है, वह बहुत तेज दौड़ता है, तो तेज क्या है? विशेषण है, लेकिन बहुत उसकी विशेषता बता रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? साड़ी कैसी है? नीली है। गुण बता रहा है, गुणवाचक होगा। गुण बता रहा है तो क्या होगा? गुणवाचक होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, में 10वां शब्द क्या है? ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ पे कर्मवाचक लिखा गया है, थोड़ी सी गलती हुई है विकल्प नंबर बी में। विकल्प नंबर बी को हम काट रहे हैं, यहाँ पे क्रमवाचक होगा। क्या होगा? क्रमवाचक। क्रमवाचक याद रखिएगा। ठीक है, क्रमवाचक। अब क्रमवाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, जो संख्यावाचक विशेषण संख्या के क्रम को सूचित करते हैं, जो संख्या के क्रम को सूचित करें, जो संख्या के, है ना, जैसे हम लोग कहते हैं पहला लड़का यहां आया, है ना, पंक्ति का तीसरा लड़का खड़ा हो जाए। हम लोग कहते हैं क्लास के अंदर अक्सर टीचर पढ़ाते हैं तो कहते हैं पंक्ति का तीसरा लड़का खड़ा हो जाए, है ना, पहला लड़का यहां आया। तो जो संख्या विशेषण शब्द संख्या के क्रम को सूचित करें, पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, इस तरीके से जो क्रम हम लोग दिखाते हैं ना, तो क्रम से संबंधित आएगा क्रमवाचक। तो 10वां व्यक्ति क्या है? क्रम को दर्शा रहा है, इसलिए होगा ये क्रमवाचक। विकल्प नंबर बी प्रश्न का राइट जवाब होने वाला है। मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए, इसमें, इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है? इसमें तो लग रहा है ये सवाल भी दोस्त गलत है। मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए, इस वाक्य में ये हमको लग रहा है कि बहुत यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई है, इसको हम आपको सुधार दे रहे हैं। यहाँ बहुत शब्द नहीं होगा। मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए, इस वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है? तो 10 दिन जो है ना, ये 10, इसके बारे में पूछा है कि ये 10 दिन क्या है? तो 10 दिन क्या है? संख्यावाचक है, संख्यावाचक विशेषण होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रयुक्त होता है तो उसे कहते हैं हम लोग पूर्वकालिक क्रिया। ये परिभाषा है दोस्त पूर्वकालिक क्रिया की। जैसे वह नहाकर खाना खाएगा, तो पहले नहाएगा फिर खाएगा, एक क्रिया समाप्त हुई, दूसरी क्रिया शुरू हो गई। वह पढ़कर खेलने जाएगा, तो वह पढ़ेगा पहले, उसके बाद से क्या करेगा? खेलने जाएगा, है ना। वह सोकर उठेगा, तो पहले सोएगा फिर उठ जाएगा। एक क्रिया समाप्त हो जाए, दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाए, याद रखिएगा वहां पूर्वकालिक क्रिया होती है।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दीपक ने गाय को चारा खिलाया, इसमें कौन सी क्रिया है? तो याद रखिएगा, दीपक ने गाय को चारा खिलाया, इसमें दो क्रियाएं हैं। इसलिए इसे हम कहते हैं द्विकर्मक क्रिया। एक तो क्या खिलाया भाई? चारा खिलाया। किसको खिलाया? गाय को खिलाया। दोनों चीजें आ रही हैं तो द्विकर्मक होगा, है ना भाई। क्या खिलाया? तो चारा खिलाया। किसको खिलाया? गाय को खिलाया। क्या किसको से प्रश्न किया? डबल जवाब मिल गया, द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या ऐसी होती है कि जिसमें व्यक्ति स्वयं कार्य न करके दूसरे से कोई कार्य करवाए तो वहां प्रेरणार्थक क्रिया होगा। तो विकल्प नंबर ए प्रश्न का राइट जवाब होगा, है ना, दिलाना। स्वयं कार्य नहीं किया है। जैसे हम कहते हैं, छोटा बच्चा मान लीजिए कोई रो रहा हो तो अक्सर आदमी कहता है, कोई मार्केट जा रहा हो तो कहता है भाई इस बच्चे को ये कपड़ा दिला देना, दिलवा देना। तो अपने नहीं दिलवाया, दूसरे से बोल रहा है ना। तो जो व्यक्ति खुद काम ना करके दूसरे से काम करने के लिए कहे तो वहां होता है प्रेरणार्थक। नाम ही है प्रेरणार्थक, प्रेरणा से जो कोई कार्य हो। तो दिलाना, है ना। इसमें आना और वाना शब्द अक्सर आता है। जैसे हम आपसे कह दें कि रमेश आपको पेड़ कटवाना है, तो हम नहीं कटवाएंगे, रमेश को कटवाना है। व्यक्ति खुद ना काम करके दूसरे को जब ऑर्डर देता है, आदेश देता है, वहां दोस्त कौन सी क्रिया होती है? प्रेरणार्थक क्रिया। इस बात को हमेशा याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राम सो रहा है, कौन सी क्रिया है? तो याद रखिएगा, जब क्या से प्रश्न करने पर जवाब नहीं मिलेगा तो वहां दोस्त हो जाती है अकर्मक क्रिया, और क्या से प्रश्न करने पर जवाब मिल जाए तो सकर्मक क्रिया होगा। राम सो रहा है, क्या सो रहा है? भाई सो रहा है, यानी जिस क्रिया को करने के लिए किसी चीज की आवश्यकता ही ना पड़े, हम उसे ही तो अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो क्या से प्रश्न करने पर अगर जवाब नहीं मिले तो वहां अकर्मक क्रिया होगा। तो यहां पे हो जाएगा राम सो रहा है, अकर्मक क्रिया है, विकल्प नंबर ए। मां ने पिताजी से सामान मंगवाया, मां खुद नहीं गई, पिताजी से सामान मंगवाई है। व्यक्ति खुद कार्य न करके दूसरे से कार्य करवाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है। जहां भी किसी वाक्य के अंदर से और द्वारा आएगा तो याद रख लीजिएगा इस बात को, हमेशा और हमेशा से और द्वारा वाले जितने भी होंगे वहां होगा दोस्त कर्मवाच्य। यहां पे कर्मवाच्य होगा। यहां उत्तर सी लिखा है, गलत है दोस्त, उत्तर होगा बी। ठीक है, राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, से और द्वारा जहां में आएगा वहां कर्मवाच्य होगा। सर्दी में उससे काम नहीं किया जाता। जहां भी असमर्थता दर्शाई जाएगी वहां भाववाच्य होगा। जहां भी असमर्थता दर्शाई जाए वहां भाववाच्य होगा, है ना। अब थोड़ा सा और सुन लीजिए। जहां पे कर्ता की प्रधानता हो वहां कर्तवाच्य, जहां कर्म की प्रधानता हो वहां कर्मवाच्य, और जहां असमर्थता दर्शाई जाए वहां भाववाच्य होता है। ठीक है। आम खाया जाता है। अब आम जो है किसके द्वारा खाया जाता है? किसके द्वारा खाया जाता है? उस व्यक्ति का नाम दिया है, खाने वाले का नाम नहीं दिया है। तो कर्ता का जब नाम नहीं दिया है, यानी यहां पे कर्ता की प्रधानता नहीं है, तो किसकी प्रधानता है? कर्म की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है? कर्म की प्रधानता है। इसलिए यहां पे कौन सा हो जाएगा? कर्मवाच्य, विकल्प नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मैं बाजार जाता हूं। कौन बाजार जाता है भाई? कौन से प्रश्न करने पर आप जानते होंगे, कौन से प्रश्न जब हम लोग करते हैं तो हमको जवाब मिलता है कि कर्ता वहां उपस्थित है या नहीं। जब हम क्या से प्रश्न करने पर जवाब, क्या और कैसे से प्रश्न करते हैं तो वहां मुझे कर्म का जवाब मिलता है, तो उससे हम कर्मवाच्य की पहचान कर लेते हैं। और जहां असमर्थता दर्शाई जाए, जहां नकारात्मक वाक्य होगा वहां भाववाच्य होगा। दोबारा से सुन लीजिए, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य पहचानना दोस्त बहुत आसान है। कौन से प्रश्न किया, जवाब मिल गया तो याद रखिएगा वहां कर्ता मौजूद है और इसलिए वहां कृतवाच्य होगा। क्या से प्रश्न करने पर जवाब मिल गया, क्या और कैसे से प्रश्न करने पर जवाब मिल गया तो वहां हो जाएगा दोस्त कर्मवाच्य, क्योंकि वहां कर्म की आवश्यकता पड़ गई। और जहां असमर्थता दर्शाई जाए वहां भाववाच्य। तो कौन बाजार जाता है? प्रश्न का जवाब मिल गया कि मैं बाजार जाता हूं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य होगा, सॉरी कर्तवाच्य होगा। कौन सा वाच्य होगा? कर्तवाच्य होगा, विकल्प नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो वहां पढ़ रहा होगा। अब ये वाक्यों की पहचान है। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, जहां भी आएगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, जहां भी आएगा वहां संदिग्ध वर्तमान काल होगा। संदिग्ध भाई क्लियरली नहीं है। हम लोग अक्सर कहते हैं संदिग्ध पकड़ा गया। संदिग्ध का मतलब पकड़ा गया, आतंकवादियों को हम कहते हैं कि संदिग्ध पकड़ा गया। आज सेना ने एक संदिग्ध को पकड़ लिया, तो संदिग्ध का मतलब समझते हैं क्लियरिटी नहीं उसके बारे में। संदिग्ध का मतलब इस पर डाउट हो, संदेह हो। वह पढ़ रहा होगा, क्लियर ही नहीं है कि क्या कर रहा होगा। तो जब किसी वाक्य को पढ़ेंगे ना, हर चीज को रटते हुए नहीं चलना है। तो ये नहीं कि पूरा रटते हुए, कब तक रटते रहेंगे? रटी हुई चीजें भूल जाती है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस अपना भी लगाइए। वो पढ़ रहा होगा, यार क्लियर नहीं है, डाउट में है, और डाउट को हम हिंदी में कहेंगे संदिग्ध, तो संदिग्ध होगा, संदिग्ध वर्तमान काल, या पहचान के रूप में याद रख सकते हैं, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, संदिग्ध वर्तमान काल। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। बारिश हो रही थी जब कोई काम
भूतकाल में पूर्ण हो जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण भूतकाल। भूतकाल में अगर कोई काम पूर्ण हो गया तो उसे क्या कहेंगे? सॉरी, यहां तो अच्छा, भूतकाल में कोई काम जारी हो, ठीक है, सॉरी गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, क्षमा कीजिएगा। बारिश हो रही थी, जब कोई काम भूतकाल में जारी होगा, भूतकाल में अगर कोई कार्य जारी है तो वह है अपूर्ण भूतकाल। अब भूतकाल में कोई काम अगर हो चुका है तो वह पूर्ण भूतकाल, जारी होगा तो अपूर्ण होगा। ठीक है, मैंने आम खाया है। अब सुनिएगा, अगर कोई काम भूतकाल में अभी अभी समाप्त हुआ है, अभी अभी अगर कोई समाप्त हुआ है, अभी अभी अगर कोई कार्य समाप्त हो जाए तो उसे हम रखते हैं आसन्न भूतकाल में। अभी अभी कोई कार्य समाप्त हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम रखते हैं आसन्न भूतकाल में। मैंने आम खाया है, मैंने बहुत ज्यादा देर नहीं हुआ, अभी हमने कुछ ही देर पहले खाया है ना। मैंने चाय पिया है, तो बहुत ज्यादा देर नहीं हुआ, अभी। तो जब हम हाल की घटना को इस तरीके से दर्शाते हैं तो वह जो है आ जाता है आपका आसन्न भूतकाल। इसकी परिभाषा ही होती है कि जब कोई कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है तो उसे आसन्न भूतकाल में रखेंगे। बाकी इसकी पहचान है या, ये। ठीक है, अगला, अध्यापिका नृत्य सिखाएंगी, एगा एगी एगे आएगा। अध्यापिका नृत्य सिखाएंगे, एगा एगी एगे आया, तो वहां पे होगा सामान्य भविष्यकाल। विकल्प नंबर ए प्रश्न का राइट जवाब होगा। दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पक्षी उड़ रहे हैं, वर्तमान काल में जब कोई काम जारी हो तो उसे हम अपूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत रखेंगे। राम खाता होगा, अब फिर संदिग्ध है, राम खाता होगा, ता होगी, ती होंगे, ते होंगे, ता होगा, ती होगी, ते होंगे, जब आता है तो हम उसे कहते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। विकल्प नंबर सी है ना। अब फिर इसको भी क्लियर कर सकते हैं आप, राम खाता होगा, तो ता ती ते तो वैसे ही आप जानते होंगे प्रेजेंट का है, वर्तमान का है, वर्तमान के लिए ही ता ती ते का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो पहली चीज तो ये क्लियर होगा कि वर्तमान का है। तो अब विकल्प से भी छाट सकते थे आप कि विकल्प नंबर ए, विकल्प नंबर सी। अच्छा, दोनों में एक ही विकल्प दे दिया, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो संदिग्ध वर्तमान होगा, विकल्प नंबर ए और सी दोनों में एक चीज लिखी गई है, कोई बात नहीं। संदिग्ध वर्तमान काल होगा, ता होगी, ती होंगे, ते होंगे, जहां भी आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। संभव है कि कल मेरा परिणाम निकलेगा, तो संभावना दर्शाई गई तो संभाव्य होगा, संभावना दर्शाई गई तो संभाव्य होगा। यदि तुम पढ़ोगे तो सफल हो जाओगे, में काल की पहचान करें। तो याद रखिएगा, एक चीज हम आपको बता दे रहे हैं, एक चीज हम बता रहे हैं, जब आपको भविष्य के लिए कोई शर्त रखी जाए, भविष्य के लिए कोई शर्त रखी जाए तो वह हेतुमत भविष्य काल होगा। और अगर कोई शर्त भूतकाल के लिए रखी गई थी, अगर कोई शर्त भूतकाल के लिए रखी गई थी तो वहां हेतुमत भूतकाल होगा। हेतुमत भूतकाल या भविष्य काल में कंडीशन होना अति आवश्यक है, शर्त बहुत आवश्यक है। और शर्त सूचक शब्दों को हिंदी के अंदर हम लोग यदि शब्द से दर्शाते हैं। किस शब्द से? यदि शब्द से। अगर किसी शब्द की शुरुआत में यदि शब्द आया तो वहां से निश्चित रूप से हम अंग्रेजी में के अंदर भी हम इसको कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस। इफ वाले शब्द का जहां यूज करते हैं उसे हम कंडीशनल कहते हैं। तो जहां भी शर्त शब्द को शर्तों को बताया जाएगा तो वहां होगा कौन सा? हेतुमत। और अगर वो भूतकाल में होगा तो हेतुमत भूतकाल, और भविष्य में होगा तो हेतुमत भविष्यकाल। जैसे यदि तुम पढ़ोगे तो सफल हो जाओगे, हम बात कर रहे हैं भविष्य में। शर्त जब भविष्य में रखा गया, यदि तुम पढ़ोगे तो सफल हो जाओगे, तो भविष्य की बात की जा रही है शर्त के साथ, तो हेतुमत भविष्य। और अगर हम यही कहते भूतकाल के लिए, यदि तुम पढ़ते तो सफल हो जाते, यदि तुम पढ़ते तो सफल हो जाते, तो हम भूतकाल के लिए शर्त रख रहे हैं। भूतकाल के लिए शर्त रखेंगे तो हेतुमत भूतकाल, और भविष्य के लिए रखेंगे तो भविष्यत काल। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। करे पुस्तक के बिना कैसे पढ़ोगे? अव्यय बताइए। अव्यय क्या होता है? जिसमें लिंग वचन कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है। लिंग वचन कारक का जिस पर प्रभाव ना पड़े उसे हम अव्यय कहते हैं। तो यहां पे होगा बिना। क्या होगा? बिना। बिना जो है ना, चलिए, लिंग वचन कारक का प्रभाव नहीं होना चाहिए। मैं वहां होकर आया हूं, तो यहाँ पे क्या है? होकर। होकर जो है ये क्या है? अव्यय है, अव्यय है। ठीक है, वह आया और मैं गया, इसमें समुच्चय बोधक। तो समुच्चय बोधक मतलब समझते हैं, दो वाक्यों को कनेक्ट करने वाला, दो वाक्यों को जोड़ने वाला, दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को ही समुच्चय बोधक कहते हैं। और सब क्या है? दो वाक्यों को जोड़ रहा है, तो क्या होगा? ये समुच्चय बोधक होगा, समुच्चय बोधक होगा। विकल्प नंबर बी कह रहा है जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता, क्या कहते हैं? अभी हम परिभाषा बता चुके हैं, क्या कहते हैं? अव्यय। गौतम धीरे धीरे चल रहा है, कौन सा क्रिया विशेषण है? याद रखिएगा, क्रिया के होने के तरीके की जहां चर्चा होगी, क्रिया के होने के तरीके की जहां भी चर्चा हो तो वहां पे होगा रीतिवाचक। क्या होगा? रीतिवाचक। क्रिया के होने के तरीके की जहां भी जिक्र की जाएगी। कैसा चल रहा है भाई? वो धीरे धीरे चल रहा है। हम कहें बहुत तेज दौड़ रहा है, तो दौड़ने की तरीका बताया कि बहुत तेज दौड़ रहा है, वह बहुत तेज तेज बोलता है, तो उसके बोलने के तरीके को बताया है ना। गांव वालों ने मिलकर काम किया,
तो गांव वालों के काम करने का तरीका हमने बताया कि मिलकर काम किया। तो जहां भी किसी के तरीके की बात की जाएगी वहां रीतिवाचक होगा। विकल्प नंबर ए। आपसे वर्षों बाद मुलाकात हो रही है तो वर्षों बाद, वर्ष क्या है, टाइम को दर्शा रहा है, समय को दर्शा रहा है, तो समय सूचक होंगे तो कालवाचक में आ जाएंगे। काल का मतलब ही होता है समय। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। चोर वहां दीवार के पास खड़ा है, तो दीवार के पास, दीवार एक स्थान है भाई, वहां शब्द क्या दर्शाता है, यहां आओ, तो हम इस स्थान की ही तो बात करते हैं। वहां जाओ तो स्थान की तरफ हम लोग डिनोट करते हैं। तो यहां और वहां शब्द जो है अक्सर स्थान को दर्शाते हैं और इसलिए इसे हम क्या कह सकते हैं, स्थानवाचक। थोड़ा सा दिमाग लगाना है दोस्त, थोड़ा सा दिमाग लगाना है तो आपका सिलेक्शन, आपकी सारी की सारी चीजें दिमाग में घुस जाएंगी। तो आज ही आने की तैयारी में है। आज क्या है दोस्त, अरे आज तो है समय, और समय सूचक हो जाएगा दोस्त कालवाचक में। समय किसमें हो जाएगा, कालवाचक में। विकल्प नंबर बी प्रश्न का राइट जवाब होगा। गांव वालों ने मिलकर यह काम पूरा किया, गांव वालों के काम करने का तरीका बताया। गांव वालों ने मिलकर काम किया तो गांव वालों के काम करने का तरीका बताया। तरीका बताया तो रीतिवाचक होगा, तरीका बताएगा तो क्या होगा, रीतिवाचक होगा। याद रखेंगे, तरीका बताएगा तो रीतिवाचक होगा। अगला क्वेश्चन जब है, तारे आकाश में चमक रहे हैं, तो आकाश क्या है, स्थान है। स्थान के लिए क्या होगा, स्थानवाचक। स्थान के लिए क्या होगा, स्थानवाचक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहते हैं, तो भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को भूगर्भवेत्ता कहते हैं। याद रखेंगे, 100 क्वेश्चन क्रॉस कर चुके हैं दोस्त हम लोग। फिर आगे भी वही आगे, भूमि के अंदर आगे, चलिए कोई बात नहीं। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द है, तो बिना पलक झपकाए को निर्निमेष कहते हैं, निर्निमेष। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गुरु के समीप रहने वाला उसे कहते हैं अंतेवासी। क्या कहते हैं, अंतेवासी। विकल्प नंबर बी। कह रहा है, ऐसा फूल जो पूरा खिला ना हो उसे क्या कहते हैं, मुकुल। क्या कहते हैं, मुकुल। ऐसा फूल जो खिला ना हो मुकुल कहते हैं। सब में व्याप्त रहने वाला उसे कहते हैं सर्वव्यापी। सब में व्याप्त रहने वाला उसे क्या कहेंगे, सर्वव्यापी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जिसके पार देखा जा सके उसे क्या कहेंगे, पारदर्शक। उसे क्या कहेंगे, पारदर्शक। विकल्प नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चिराग तले अंधेरा, लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो चिराग तले अंधेरा का अर्थ है निकट के दोष को न देख पाना। व्यक्ति के अंदर खुद अवगुण भरे हैं लेकिन वो दूसरे के दोषों को देखेगा, तो उसमें मुहावरा कहा गया चिराग तले अंधेरा, निकट के दोष को न देख पाना। आंसू पीकर रह जाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है, चुपचाप दुख सह लेना। भाई आंसू पीकर जो रह गया, बहुत कष्ट में था, वो अपना दुख अपना ही किसी से बयान नहीं किया, अपने आप सहन कर लिया, तो उसे कहेंगे चुपचाप दुख सहन लेना। अगर अंगारे पर पैर रखना, अंगारे पर पैर रखेंगे तो मेरा पैर जलेगा, आपका पैर जल जाएगा, इसलिए हम इसे कहेंगे जोखिम लेना। क्या कहेंगे, जोखिम मोल लेना। खेत रहना, खेत रहना होता है दोस्त जब हमारे सैनिक वीर गति को प्राप्त होते हैं, तो उसे ही हम कहते हैं खेत रहना। विकल्प नंबर सी। कच्ची गोली खेलना, इसका क्या अर्थ है, अनुभवहीन होना। कच्चा, कच्चा शब्द ही बता रहा है अनुभव को, अनुभवहीन को। तो कच्ची गोली खेलना, भाई कोई चीज अगर पका हुआ है तो परफेक्ट है, पूर्ण हो चुका है। कच्ची गोली खेलना, अनुभवहीन होना। नाक का बाल होना, मुहावरे का क्या अर्थ है, तो नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है दोस्त अधिक प्रिय होना। क्या होना, अधिक प्रिय होना। अगला कह रहा है, जिस सामाजिक लिखा गया, थोड़े से मिस्टेक, क्षमा चाहेंगे आपसे हम, सामाजिक नहीं होगा, समासिक होगा। तो जिस समासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वहां कौन सा समास होता है, तो वहां होता है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास के अंदर आप लोग पढ़ते होंगे कि दो पदों से मिलकर बना है, लेकिन दोनों ही पद जो है किसी तीसरे की तरफ संकेत करते हैं, तो बहुब्रीहि समास। एक चीज हम आपको बता दे रहे हैं, बहुब्रीहि समास पहचानने का सबसे आसान तरीका, अगर कोई शब्द किसी का पर्यायवाची है, अगर कोई शब्द किसी का पर्यायवाची है तो याद रखिएगा हमेशा और हमेशा किसमें जाएगा, बहुब्रीहि में जाएगा। जैसे हम लोग कहते हैं लंबोदर, लंबोदर किसका पर्यायवाची है, गणेश जी का, है ना, तो हम इसको क्या कहेंगे, बहुब्रीहि समास। दूसरा अगर हम मान ली कहें गजानन, तो वो भी गणेश जी का है, ठीक है। ऐसे कहें चतुरानन, चार मुंह जिनके हो, ऐसे कहें कि त्रिलोचन, है ना। तो इस तरीके से जो शब्द हैं वो अगर तीसरे की तरफ इशारा करने लगे तो हम उसे कहेंगे क्या नाम कहेंगे, बहुब्रीहि समास। ठीक है, विकल्प नंबर ए। अगले क्वेश्चन से पहले, अनुरूप में कौन सा समास है। अब शब्द के अंदर अगर हम बात करें, समास के अंदर अगर हम बात करें, तो अगर प्रथम शब्द प्रधान है, प्रथम शब्द प्रधान है तो वहां होता है अव्ययी भाव समास। तो यहां अनुरूप शब्द में अगर हम बात करें तो अनुधर्मरूप, अनुधर्मरूप अनु शब्द प्रधान है, अव्ययी भाव होगा। द्वंद्व समास में क्या होता है, द्वंद्व समास में आप समझते हैं झगड़ा होता है। क्या होता है, झगड़ा। और झगड़ा एक आदमी के बीच होगा, नहीं दो आदमी के बीच। और दोनों आदमी एकदम आपस में बदतमीजी खूब करेंगे ना, दोनों आदमी एक दूसरे पीछे नहीं हटेंगे, दोनों आपस में खूब लड़ेंगे, खूब भिड़ेंगे, दोनों की प्रधानता होती है, दोनों ही पद प्रधान होते हैं।
दोनों ही पद क्या होते हैं, दोनों ही पद प्रधान होते हैं। झगड़ा एक आदमी से ही नहीं, दोनों आदमी लड़ेंगे, जब दो आदमी लड़ेंगे तो दोनों आदमी का उसमें हाथ है, इसलिए दोनों पद प्रधान है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, हाँ, जैसे हम लोग कहते हैं, अच्छा इसमें याद रखिएगा द्वंद्व समास के अंदर बहुत आसान है, जैसे हम लोग कहते हैं पाप पुण्य, ऊंच नीच, तो द्वंद्व समास पहचानने का एक और तरीका होता है कि जब जहां भी विलोम शब्द अगर एक साथ आए, विलोम शब्द जहां भी होंगे वो निश्चित रूप से द्वंद्व होगा, वहां निश्चित रूप से द्वंद्व समास होगा। जैसे हम लोग कहते हैं पाप पुण्य, दिन रात, ऊंच नीच। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हथकड़ी, कह रहे हथकड़ी में कौन सा समास है, हथकड़ी, हथकड़ी में कौन सा समास है, तो हाथ में लगा हुआ कड़ी, उसी यही क्या कहेंगे, हथकड़ी। तो जहां भी जिस समास का विग्रह करेंगे और कारक चिन्ह का प्रयोग आ जाए, हाथ की कड़ी जो है उसे हथकड़ी कहेंगे। हाथ में लगा हुआ कड़ी, हथकड़ी में, और की जो है आप जो भी कह रहे हैं ये सब कारक है, और कारक चिन्ह विग्रह के समय आ जाए तो तत्पुरुष में होगा। किसमें होगा, तत्पुरुष में। विकल्प नंबर बी प्रश्न का राइट जवाब होगा। अगले क्वेश्चन चलेंगे। स्नेह मग्न में, स्नेह मग्न का मतलब स्नेह में मग्न, स्नेह का मतलब होता है प्रेम, प्रेम में मग्न। तो जब में आया, में क्या है, कारक चिन्हों के अंदर हम पढ़ते हैं, तो इसलिए यह भी तत्पुरुष समास के अंतर्गत जाएगा। दीर्घ बाहु में कौन सा समास है, दीर्घ बाहु, दीर्घ माने बड़ी बड़ी, बाहु माने भुजाएं, जिसकी बड़ी भुजाएं हो, जिसकी बड़ी भुजाएं हो। तो बड़ी भुजाएं मान लीजिए अगर हम कहें दीर्घ बाहु के रूप में, तो भगवान विष्णु ने भी अपने दीर्घ बाहु को किया, या एक दीर्घ बाहु नाम का राक्षस भी था, है ना। तो इस तरीके से दीर्घ बाहु जो है वो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला सवाल क्या कर रहा है, राज दरबार में कौन सा समास है। राज दरबार में दोस्त है, अब राज दरबार विग्रह करिए, विग्रह समास शब्द को पहचानने का सबसे आसान तरीका उसका विग्रह करेंगे। राजा का दरबार, राज दरबार का मतलब आप विग्रह करिए, राज दरबार किसको कहते हैं, ऐसा दरबार जो राजा का है। तो राजा का दरबार, का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, ये सब क्या है, कारक चिन्ह है। कारक चिन्ह आ जाएगा विग्रह करने पर, तत्पुरुष समास होगा। क्या होगा, तत्पुरुष समास। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यथा संभव में कौन सा समास है। यथा शब्द संभव मूल शब्द है। यथा क्या है, यथा माने जैसा भी संभव हो, जैसे भी संभव हो, तो यथा शब्द प्रधानता दर्शा रहा है ना। संभव शब्द की अगर हम बात करें तो ये मूल शब्द है, यथा शब्द आया तो उसको एक सीमित कर दिया, मूल रूप से यही भी अपनी योगदान को अदा कर रहा है, तो इसलिए ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। विकल्प नंबर सी प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं। तो ये अब समास की परिभाषा भी आ गई। ये समास की परिभाषा है, समास की परिभाषा दोस्त एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, तत्पुरुष समास होगा। अगला है अष्टाध्यायी, इसमें समास पहचानना है। तो अष्टाध्यायी, अष्ट माने आठ, अष्ट माने आठ, जो संख्या को दर्शाएगा वो याद रखिएगा हमेशा और हमेशा द्विगु में जाएगा। संख्या सूचक जो शब्द है ना, संख्या सूचक शब्दों से किसी की शुरुआत हुई तो निश्चित रूप से वो द्विगु में जाएगा। जैसे हम लोग कहते हैं चौराहा, चौमासा, है ना, त्रिनेत्र, त्रिशूल, त्रिनेत्रधारी, है ना। तो इस प्रकार से तिराहा, तो जो संख्यावाचक से, चौका हम लोग कहते हैं, छक्का, तो इस तरीके से जो भी आपको संख्या से शुरू होगा वो सब क्या सब किसमें जाएगा, द्विगु समास में जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चौमासा, अब देखिए आ ही गया चौमासा, चौ माने चार, तो तत्पुरुष होगा, सॉरी तत्पुरुष नहीं होगा, द्विगु होगा, द्विगु। विकल्प नंबर डी। सत्याग्रह में कौन सा समास है। तो सत्याग्रह, सत्य के लिए किया गया आग्रह। गांधी जी ने अंग्रेजों से क्या किया, आग्रह किया कि भाई सत्य की जीत होनी चाहिए, अन्याय कर रहे हो तुम लोग। तो सत्याग्रह शब्द का अगर विग्रह करेंगे तो सत्य के लिए आग्रह, तो के लिए शब्द आया, ये भी कारक है, और कारक जो है ये सब किसमें जाएगा, कारक दोष जाएगा तत्पुरुष समास के अंदर। कारक चिन्ह जब भी आ जाए तो सब के सब तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। आगे कह रहा है यथा समय में कौन सा समास है। यथा समय में दोष हो जाएगा अव्ययी भाव समास। विकल्प नंबर डी याद रखेंगे, विकल्प नंबर डी प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला है प्रश्न है संधि का। संहार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। संहार दोष बना है समधन हार से, समधन हार से बना है संहार। विकल्प नंबर ए बिल्कुल प्रश्न का राइट जवाब होने वाला है। ठीक है, चलिए इन शब्दों को एकदम ध्यान से समझना है। अतियुक्ति, तो याद रखिएगा यारी वाला य, वकील वाला वो, य और वो के पहले आधा वर्ण आ जाए तो हमेशा याद रखिएगा वो यण संधि होगा। किसी भी शब्द के अंदर अगर आपको संधि पहचानना है और अगर वो ये देखना है कि वो यण है कि नहीं है, तो यण संधि पहचानने का सबसे आसान तरीका है यारी वाला य, वकील वाला वो, य या वो के पहले और आधा वर्ण आ जाए तो वो यण संधि होगा। विकल्प नंबर ए प्रश्न का राइट जवाब होगा। मनोदशा, तो मनाधन दशा बराबर क्या होता है, मनोदशा, मनाधन दशा बराबर मनोदशा होता है। विकल्प नंबर बी प्रश्न का राइट जवाब होने वाला है दोस्त। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
स्वागत, अभी हमने कहा यह और वह के पहले अगर कोई आधा आ जाए, स्वागत वह है, वह के पहले आधा आ गया, यह और वह के पहले आधा आएगा, वहां यह संधि होगा। कौन सा होगा? यह संधि, विकल्प नंबर ए। अगर इसके संधि विच्छेद की बात करें, स्वागत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सुधन आगत बराबर स्वागत। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सदानंद क्या होगा? तो सत्य धन आनंद, जो सत्य धन आनंद है वही सदानंद है, और विकल्प नंबर बी प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उल्लंघन, उत धन लंघन बराबर क्या होता है? उल्लंघन, उत धन लंघन बराबर क्या होता है? उल्लंघन, विकल्प नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सरयू में कौन सी संधि है? तो इसका संधि विच्छेद अगर करेंगे तो सरयू धन उर्मी, सरयू धन उर्मी बराबर क्या होगा? सरयूर्मी। याद रखिएगा, एक चीज और बता दे रहे हैं, जब भी बीच में बड़ी मात्रा दिखाई दे, बीच में बड़ी मात्रा दिखाई दे, और बड़ी मात्रा कहने का मतलब आ दिखाई दे दिया या बड़ा ऊ दिखाई दे दिया, है ना, आ दिखाई दे दे या बड़ा ऊ दिखाई दे दे या बड़ा ई दिखाई दे दे बीच में, तो वह दीर्घ संधि के अंतर्गत जाएगा। तो विकल्प नंबर डी प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला सवाल क्या कर रहा है? पौधन अन्न, इसका संधि करने पर क्या बनेगा? तो पौधन अन्न से क्या बनेगा दोस्त? देखिएगा, और धन उसके बाद से आया है, तो याद रखिएगा पौधन अन्न से मिलकर बनता है पावन, विकल्प नंबर सी प्रश्न का राइट जवाब होगा। नियमों को इसलिए नहीं डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमने कहा कि आज के पेपर को रटना है, हूबहू आपका पेपर आउट हो चुका है, यह मान के इसको पूरा रट लेंगे तो पेपर के अंदर काफी ज्यादा वो आपको समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, बहुत इजीली एंजॉय कर रहे होंगे पेपर को, लगेगा कि यार हाँ हमने कुछ पढ़ा था। ठीक है, चलिए। दुरासा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो दुरासा का होगा दुर्धन आशा बराबर क्या होता है? दुरासा, दुर्धन आशा बराबर दुरासा। ये सब विसर्ग संधि के नियम है। ठीक है। जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है? तो जगत धननाथ, जगत धननाथ। लास्ट वाला वर्ण अगर देखेंगे, जगत तो जो है ये भी व्यंजन है, नाथ न जो है ये भी व्यंजन है, व्यंजन व्यंजन के मिलने से क्या बनता है? व्यंजन संधि बनता है। विकल्प नंबर बी प्रश्न का राइट जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चरण कमल बंदो हरिराई, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो चरण कमल, हरि के चरणों की जो है वंदना की गई कि वो कमल के समान है। तो याद रखिएगा, अब हरि के चरणों पे आरोप किसका लगा? कमल का। तो जहां पे आरोप प्रत्यारोप लगेगा वहां होगा रूपक अलंकार, विकल्प नंबर बी। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानस चुन। रहीम दास जी यहाँ पे पानी की तुलना तीन चीजों से कर रहे हैं। पहला कह रहे हैं मोती, दूसरा मानव और तीसरा चूना। मोती के संबंध में उन्होंने कहा कि भाई मोती की कीमत कैसे है? पानी से है। पानी अगर विनस जाए, पानी अगर क्षीण हो जाए तो मोती की जो चमक है वो समाप्त हो जाती है। वैसे ही मानव के अंदर उन्होंने कहा कि उसके इज्जत और प्रतिष्ठा की बात है वो खत्म हो जाए तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। वैसे ही चूना का भी अस्तित्व पानी की वजह से है। एक शब्द की तुलना अनेक अर्थों से हो जाए, अब एक शब्द के अनेक अर्थ निकलने लगे, क्योंकि पानी के यहाँ पे तीन अर्थ निकले, एक शब्द के अनेक अर्थ निकलेंगे तो वहां श्लेष अलंकार होगा। कौन सा होगा? श्लेष अलंकार। याद रखेंगे, एक शब्द के अनेक अर्थ निकले वहां श्लेष अलंकार होगा। अगला है मुख मयंक सम मंजूर मनोहर। सम का मतलब हो गया बराबर, सम का मतलब क्या होगा? मुख मयंक, जो मुंह है, मयंक में होता है चंद्रमा, मुख मयंक जो चंद्रमा जैसा मुंह है उसकी तुलना की गई मंजू मनोहर, मंजू मनोहर के बराबर है। तो तुलना जब भी की जाएगी याद रखिएगा तो यहां पे हो जाएगा आपका उपमा अलंकार, उपमा अलंकार। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? तो रघुपति राघव राजा राम, तो र बार बार आया, रघुपति राघव राजा राम, र आया। एक ही वर्ण अनेक बार आ जाए तो वहां होता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार जैसे हम लोग कहते हैं चारु चंद्र की चंचल किरणें, तो च कई बार आया। तो एक ही वर्ण कई बार आ जाए तो वहां पे कौन सा हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। बिल्कुल याद रखेंगे इस बात को। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, कैसा धन? राम रूपी धन। तो जब विग्रह किया हमने, इसका पूरा अर्थ निकाला, तो रूपी शब्द है, रूपी शब्द जहां आएगा वहां रूपक होगा। क्या होगा? रूपक अलंकार। विकल्प नंबर सी प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा। अगला करे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। आग लगी नहीं कि लंका भी जल गई, निशाचर भी भाग गए। कितना बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया। जब बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाए तो याद रखिएगा वहां होगा अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा होगा? अतिशयोक्ति अलंकार। विकल्प नंबर बी प्रश्न का राइट जवाब होगा। सोहत और पीपट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर प्रभात। याद रखिएगा मनो, मनु, जनु, जानहु, ये शब्द अगर कहीं भी आ गया, किसी भी दोहा के अंदर, किसी भी चौपाई के अंदर मनु, मानो, जनु, जानो अगर आ गया तो वहां हमेशा याद रखिएगा उत्प्रेक्षा,
क्योंकि अब दोस्त पूरा डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है। उत्प्रेक्षा के अंदर आप इस बात को जानते हैं, संभावनाएं व्यक्त की जाती हैं, लेकिन आप अब ट्रिक भी दिमाग के अंदर रख के चलें कि मनु आ गया, मानो आ गया, मनु मानो मनु जन जानो अगर आया तो वहां उत्प्रेक्षा होगा। यहाँ पे मानो दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पे कौन सा होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। एक शब्द 2 बार आए और दोनों का अर्थ जब अलग अलग हो, एक शब्द 2 बार आए दोनों का अर्थ अलग अलग हो, वहां होता है दोस्त यमक अलंकार। एक बेर का मतलब बेर फल होता है, इसको हम लोग खाते हैं, और एक बेर का मतलब बार, कितनी बार वो खाती है। तो बेर शब्द का एक ही शब्द है लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। जैसे हम लोग कहते हैं काली घटा का घमंड घटा, तो वहां भी यमक अलंकार होगा। यमक अलंकार बिल्कुल प्रश्न का राइट जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तरनी चल जाते तवाल तरीवर पहुंच जाए, तो कई बार आया, एक ही बार कई बार आ जाए तो वहां हो जाएगा दोस्त अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सारी बीच नारी है, किनारी बीच सारी है। की आ जाए, की या अथवा शब्द आए, अगर किसी दोहा चौपाई के अंदर की या अथवा आ जाता है तो याद रखिएगा की और अथवा शब्द हमेशा और हमेशा संदेह को दर्शाते हैं, संदेह अलंकार होगा। तो सारी बीच नारी है, किनारी बीच सारी है, संदेह हो गया, संदेह अलंकार है। विकल्प नंबर बी प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होने वाला है। अगला, बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिना कारण के ही कार्य होने लगे। ये बताइए, बिना पैर के कोई चल सकता है और बिना कान के भला कोई सुन सकता है? लेकिन इसमें तो कहा गया, तो बिना कारण के जब कार्य होने लगे तो वहां होगा विभावना अलंकार। कौन सा होगा दोस्त? विभावना अलंकार, विकल्प नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। करुण रस का स्थायी भाव, तो करुण रस क्या होता है? करुण के अंदर होता है शोक। क्या होता है? सुख। श्रृंगार रस का, श्रृंगार में क्या होता है? प्रेम। श्रृंगार में होता है प्रेम और इसलिए इसका स्थायी भाव होता है रति। श्रृंगार रस की बात करें तो 2 प्रकार के होता है, एक होता है संयोग श्रृंगार, एक होता है वियोग श्रृंगार। अगला है अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? तो अद्भुत के अंदर जब कोई बहुत चीज अद्भुत देखते हैं तो हम लोग विस्मय से आश्चर्य प्रकट करते हैं, तो विस्मय इसका अस्थायी भाव होगा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। पति से क्या होता है? प्रेम। पति से होता है प्रेम, और प्रेम जो है श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है बिल्कुल सर आ जाएगा। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। क्रोध है, गुस्सा है, और गुस्सा जो आता है दोस्त वो आता है रौद्र रस के अंतर्गत, क्योंकि रौद्र रस का स्थायी भाव ही क्या है? गुस्सा, क्रोध। यहां स्पष्ट दे दिया, क्रोध के तक कांपने लगा, तो क्रोध जहां भी गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, पंक्ति को पढ़ने से याद रखिएगा रौद्र रस होगा। ठीक है। खींचत जीव सियार अति अति आनंद उद्धारत। सियार जो है, किसी मान लीजिए कोई जानवर मर गया, उसका मांस जो है उधेड़ उधेड़ के खा रहा है, नूच नूच के खा रहा है, वहां से अगर आप गुजरेंगे तो आपके मन के अंदर बहुत अच्छी सुगंध आएगी ना सुगंध नहीं आएगी, मन के अंदर घृणा से भाव भर जाएगा, और जब घृणा से भाव भरेगा तो वहां होता है दोस्त विभत्स। वहां कौन सा रस होगा? विभत्स, क्योंकि विभत्स रस का ही स्थायी भाव क्या होता है? घृणा। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? घृणा। चलते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब मधियारा मिट गया जब दीपक देखा माए। कबीरदास ने बहुत सुंदर कहा कि मैं था तब हरि नहीं, जब अहंकार था तो वो ईश्वर नहीं थे, और जब वो ईश्वर आ गए तो वो अहंकार समाप्त हो गया। तो यानी जहां भी आध्यात्मिक चर्चाएं की जाएंगी, अध्यात्म के माध्यम से व्यक्ति के मन को शांत करने के लिए कहा जाएगा, वहां होगा शांत रस दोस्त। विकल्प नंबर डी प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा। एक छंद में कितने चरण होते हैं? तो छंद में कौन नहीं जानता है, 4 चरण होते हैं। छंद में कितने चरण होते हैं? 4। दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो दोहा के प्रथम और तृतीय में 13-13 और द्वितीय चतुर्थ में 11-11 मात्राएं होती हैं। विकल्प नंबर सी प्रश्न का राइट जवाब होगा। कुंडलीय छंद में कितने चरण होते हैं? तो कुंडलीय छंद में दोस्त होते हैं 6 चरण। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई के प्रत्येक चरण में दोस्त होता है 16 मात्राएं। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। आप कभी कभी सवाल एग्जाम के अंदर आता है, दोहा और पंक्ति को देता है ना, तो उसमें अब व्यक्ति को पहचानना होता है, बहुत सारी पंक्तियां दी होती है, तो वहां पे मात्राओं को गिना जाता है। डबल मात्राएं होंगी तो वहां गुरु होता है, सिंगल होती है तो लघु कहते हैं उसको हम। चलिए उसकी भी कभी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी तो परीक्षाएं नजदीक है, आपको मोटा मोटी रखते हुए चलना है। कह श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल जसो जोदाय भलचार। तो यह जो है शुरुआत में ही रामचरितमानस की शुरुआत में तुलसीदास जी वंदना कर रहे हैं गुरु की, और इसलिए यह है दोहा। क्या है? दोहा है। दोहा के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है अभी हमने बताया। प्रथम तृतीय में 13-13, द्वितीय चतुर्थ में 11-11 मात्राएं गिनेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगला है रोला और उल्लाला से मिलकर कौन सा बनता है? तो रोला और उल्लाला से मिलकर बनता है दोस्त छप्पय। कौन सा बनता है? छप्पय। याद रखेंगे छप्पय। ठीक समय पर आ जाना,
में कौन सा कारक है, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है। तो याद रखिएगा मैं पर जो है, मैं पर जो है वो किस कारक को दर्शाता है, वो दर्शाता है अधिकरण कारक को। हम लोग पढ़ते हैं ना, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, है ना, संप्रदान को के लिए, तो ये सब चीजें हम लोग पढ़ते हैं। तो उसी में है मैं पर जब भी आता है तो वहां पे क्या होता है, अधिकरण कारक। तो ये थे दोस्त टोटल 160 प्रश्न मैराथन क्लास थी। द इन बेस्ट विशेष ऑल यूपी पुलिस कैंडिडेट। आप सभी को हमारी तरफ से उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम परीक्षा से पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी इस परीक्षा के अंदर सफल हों और सफल होने के बाद से ज्यादा खुशियां अपने समाज के अंदर, अपने परिवार के अंदर बांट पाए, यही प्रसन्नता होगी। और बाकी आप लोगों से मेरा यह अनुरोध है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे। आज तो आप खुद चैनल को सब्सक्राइब कराएंगे और अपने दोस्तों से भी कराएंगे। और दूसरी चीज, जैसे ही आपका पेपर 17-18 फरवरी को पुलिस का पेपर हो जा रहा है और इस पीडीएफ से ये जितना वीडियो के अंदर हमने सवाल कराया और इससे प्रश्न आपको पेपर के अंदर मिले, आपको लगा कि सर बहुत हेल्पफुल है, तो दोबारा से आप हमारे चैनल पे आइएगा और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा, जितने दोस्त होंगे सबके बीच इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इस प्रकार के इंपॉर्टेंट मटेरियल पहुंच सके। मैं हर तरीके का कंटेंट इस पे डालता हूं, वो चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, एसएससी का एग्जाम, रेलवे का एग्जाम, बैंकिंग का एग्जाम, पुलिस का एग्जाम, हर तरीके के मटेरियल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। और बाकी दोस्त अगर इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं आप तो धैर्य एकेडमी देवरिया टेलीग्राम चैनल पर सर्च करके आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ के इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद। बाय बाय।